हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं कि यूजीसी नेट और सीएसआर नेट में क्या डिफरेंस है, नेट जेआरएफ और नेट एलएस में क्या डिफरेंस है, और नेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कब हमको नेट की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी नेट और सीएसआर नेट क्या होता है। जो स्टूडेंट्स साइंस साइड से होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी से हैं, किसी भी साइंस स्ट्रीम से हैं, तो वो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो साइंस साइड से नहीं, मतलब कि आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स से हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट्स और कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस सिंपल सा है, साइंस साइड के लिए सीएसआईआर नेट है और आर्ट्स और कॉमर्स सेक्शन के लिए यूजीसी नेट होता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा आज सीएसआईआर नेट की। सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है वो हर 6 महीने पे होता है। ये फिक्स होता है, जून में इसका एग्जाम होता है और दिसंबर में इसका एग्जाम होता है। हर 6 महीने पे इसका एग्जाम होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में और नेट एलएस के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले यहाँ पे हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ की होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एलएस की होती है लेक्चरशिप। अब इनमें क्या अंतर होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि सीएसआईआर नेट ने कोई ये जून में या दिसंबर में वैकेंसी निकाली है, तो वैकेंसी में क्या लगभग मान के चलते हैं हम 2000 सीटें होती हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए 2000 सीट हैं, तो उसमें से सीएसआर ने बोल दिया कि इसमें से जो 800 सीटें हैं वो नेट जेआरएफ के लिए फिक्स हैं, और बाकी बची जो 1200 सीटें हैं वो नेट एलएस के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये इसका जो एग्जाम होता है वो 200 नंबर का होता है। मान लीजिए जो नेट एलएस की जो कट ऑफ है वो 100 नंबर रखी गई है, ये नेट एलएस के लिए है, और जो नेट जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ होती है वो 120 है। तो जिस भी स्टूडेंट्स के 120 नंबर्स या इससे ज़्यादा होंगे तो वो उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा, क्योंकि उसकी जो कट ऑफ है वो 120 है। और जिन स्टूडेंट्स के 100 से नंबर ज़्यादा होंगे वो उनका 100 से ज़्यादा होंगे उनका नेट एलएस क्वालिफाई होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि उसके 130 नंबर आ गए, तो उसने 100 नंबर के कट ऑफ को भी पार कर लिया और 120 की कट ऑफ को भी पार कर लिया, तो वो नेट जेआरएफ में जाएगा। तो फर्स्ट रैंक से लेकर के 800 रैंक तक, एक रैंक 1 से रैंक 800 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नेट जेआरएफ दिया जाएगा, क्योंकि 2000 सीटों में से 800 सीटें किसकी थी, नेट जेआरएफ की थी। बाकी जितने बचे 120 नंबर से नीचे के स्टूडेंट्स जितने बचे उनको नेट एलएस दिया जाएगा, और कितने 1200। और जो भी 1200 रैंक के बाद के, जो भी 2000 रैंक के बाद के होंगे, यानी कि 801 से स्टार्ट करके 2000 रैंक तक के जो बच्चे होंगे उनको नेट एलएस दिया जाएगा, और उसके ऊपर के लिए उनको कोई भी क्वालिफिकेशन की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो फिर क्राइटेरिया फॉलो उसको नहीं कर पाए हैं। तो इसमें जो नेट जेआरएफ है 120 के ऊपर नेट जेआरएफ और 100 से ऊपर नेट एलएस। नेट एलएस की जो होती है कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, 100 के आसपास, और जो नेट जेआरएफ की होती है वो रहती है 120 के आसपास। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप पीएचडी करते हैं, अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक फेलोशिप दी जाएगी, और ये जो प्रेजेंट टाइम पे फेलोशिप जो है वो लगभग 38,000 के आसपास है। 38,000 से अगर हम बोले तो 40 कह सकते हैं, 40,000 पर मंथ आपको एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये एक तरह की मैं तो कहूँगा सैलरी समझ सकते हैं इसको आप, जब तक आप पीएचडी करेंगे 5 साल तक। 5 साल के बाद अगर आपकी कंप्लीट होती है तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। फेलोशिप 5 साल तक ही मिलेगी, उसके बाद फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। इसलिए 5 साल तक, लगभग 5 साल तक पीएचडी जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आपका नेट जो है वो एलएस में क्वालिफाई हुआ है, आपके 120 नंबर से मार्क्स कम है और 100 से ज़्यादा है, 100 से 120 के बीच में है, तो आपका नेट एलएस क्वालिफाई हुआ। तब अगर आप करते हैं पीएचडी तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाएगी। यहाँ पे फेलोशिप बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और अगर बात करें तो नेट एलएस वालों की जो
होते हैं स्टूडेंट्स, इनको जो प्रोफेसर होते हैं इतना अहमियत भी नहीं देते हैं, क्योंकि इसीलिए जो स्टूडेंट्स है वो नेट जेआरएफ के लिए ही बहुत ही करता है मेहनत। क्योंकि उसके जो नेट जेआरएफ में क्या होता है, आपको पहली बात तो स्कॉलरशिप मिलेगी, और फिर जो वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ जो स्टूडेंट्स है वो जेआरएफ में क्वालिफाई तो पढ़ करके आया हुआ है। तो आपको जिस स्ट्रीम में आप पीएचडी करना चाहते हैं वो आपको मिल सकती है, या जहाँ से भी पीएचडी करना चाहते हैं वो जगह आपको मिल सकती है। जैसे कि अगर लखनऊ में हो गया एन बॉटनी से है तो NBRI होता है, और फिर अगर जियोलॉजी से है तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जो होता है। जहाँ से भी आप चाहें, अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपने जेआरएफ में क्वालिफाई किया, तो जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से आपको मिल सकती है। तो जेआरएफ और एलएस में ये सबसे बड़ा अंतर है। जेआरएफ अगर में क्वालिफाई है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पीएचडी करने अगर करेंगे तो, और अगर एलएस में क्वालिफाई है तो आपको पीएचडी करेंगे तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इसमें जो डिफरेंस है थोड़ा सा और भी होते हैं, जैसे कि जो एलएस क्यों कहा गया है, इसको लेक्चरशिप क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, अगर एलएस में है तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं, या चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आ सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी भी कॉलेज में आप तो एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं। अगर नेट जेआरएफ है तब भी आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आ सकते हैं, या चाहे तो आप फिर जो पीएचडी है वहाँ भी कर सकते हैं। नेट जो जेआरएफ में क्वालिफाई होता है तो स्टूडेंट मोस्टली जो होते हैं वो पीएचडी करते हैं, क्योंकि पीएचडी के लिए क्या है, एक आपके पास पीएचडी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और शायद अब जैसे कि गवर्नमेंट रूल चेंज कर रही है कि पीएचडी जो है वो ज़रूरी हो जाएगा डिग्री कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होने वाला है ज़रूरी, डिग्री कॉलेज के लिए तो अभी शायद नहीं है, लेकिन कब रूल चेंज हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कि अगर हमें नेट की तैयारी करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद आप नहीं दे सकते हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी रूल चेंज हो गया है कुछ साल पहले कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप MSc कर रहे हैं, आपने MSc फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पहले क्या था, आपको MSc के दोनों साल कंप्लीट हो जाने चाहिए तभी आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी ये 3-4 साल से हो गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, नेट फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया है, MSc फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया है और सेकेंड ईयर में आप पहुंच चुके हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे मैं तैयारी के लिए कहूँ तो अगर आपने इस साल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने इस साल BSc में पास किया है और इस साल आप MSc में एडमिशन ले रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ और सिर्फ अपना MSc पे ही ध्यान दीजिए। MSc पे ध्यान दीजिए, MSc पे सिलेबस कैसा है वो उसको देखिए, टीचर्स से जान पहचान बनाइए, टीचर्स के जो कांटेक्ट में रहिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए, और फ्रेंड्स जोन है आपका उसको भी थोड़ा सा बड़ा कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको कॉलेज भी जाना है अच्छे से और तैयारी भी करनी है, और मैक्सिमम जितना स्कोर कर सकते हैं परसेंटेज में MSc फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लीजिए। MSc फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपका हो जाएगा और फिर तुरंत ही आप नेट की कोचिंग कर सकते हैं। नेट की कोचिंग कर लीजिए, क्योंकि कोचिंग इसमें जो कहते हैं ज़रूरी होती है, क्योंकि काफ़ी सिलेबस जो है नेट का काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। तो अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप MSc फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने के बाद से आप तुरंत उसमें कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन भी अब तो बहुत सारी अवेलेबल हैं और या चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में आपको कोचिंग भी जाना होगा तो आपको कॉलेज जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट ईयर में टीचर्स से थोड़ी सी जान पहचान बनाइए, उनके कांटेक्ट में रहिए, फ्रेंड्स जोन को भी अपना बड़ा कीजिए कि हाँ कुछ में अगर कॉलेज में कुछ अगर हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म हो जाए, और थोड़ा सा कॉलेज फिर आपको कम करना पड़ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर, फिर जब सेकेंडरी के एग्ज़ाम आएंगे तो उस टाइम पर आपको फिर जो कॉलेज का है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में कितना क्या है। ऐसा नहीं कि आपका सेकेंडरी में है तो बिल्कुल सेकेंडरी को छोड़ दिया है, कोचिंग भी आपको करनी है और साथ में सेकेंड ईयर MSc सेकेंड ईयर का भी आपको
पढ़ना पड़ेगा। तो आप साथ साथ में एमएससी सेकेंडरी भी आपका कंप्लीट होता रहेगा और साथ साथ में आपको नेट की प्रिपरेशन भी होती रहेगी, क्योंकि जो नेट में आप पढ़ेंगे वो एमएससी सेकेंडरी में भी आपके काम आएगा। फिर 6 महीने पे इसका एग्जाम होगा, तो फिर फर्स्ट एग्जाम में निकल भी सकता है, अगर नहीं निकलता है तो आप कंटिन्यू करते रहिए। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर आप अच्छे हैं, आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपका हर हाल में नेट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेट एलएस पे ही मत रुकिएगा। अगर आपके जो रैंक नंबर है वो 200 में से 100 से अगर ज़्यादा आ रहे हैं और 120 से कम है, मतलब कि अगर आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आप और मेहनत करते रहिएगा, जेआरएफ जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई करके ही पीएचडी कीजिएगा, क्योंकि 5 साल काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लंबा समय होता है यहाँ पे। और अगर आपको सपोर्ट मिलेगा फेलोशिप का 40,000 रुपये पर मंथ आपको अगर मिलेगी, तो फिर एक अच्छा मन भी लगता है और घर वालों को भी कोई खलता नहीं है कि हाँ पैसे आपको घर वालों से नहीं लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर नेट एलएस करने के बाद अगर पीएचडी करेंगे तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने नेट एलएस के बाद किया है अगर पीएचडी, तो जो प्रोजेक्ट आते हैं जहाँ से आप पीएचडी कर रहे होंगे, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो अगर आपके प्रोफेसर ने आपको प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है, तो आपको भी कुछ जो मंथली है 10,000 या 20,000 रुपये भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं रहता है। इसीलिए मैं कहूँगा नेट जेआरएफ के बाद ही आप पीएचडी कीजिएगा। और उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, तो कि ये जो फेलोशिप है ये कितनी है, तो वही लगभग 38,000 से लगा के लगभग 40,000 के आसपास है। और ये टैक्स फ्री रहती है। और टैक्स फ्री मतलब इस पर गवर्नमेंट को आपको कोई भी टैक्स इस पर नहीं देना है। जितनी भी स्कॉलरशिप आपकी बनती है वो पूरी की पूरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। और यहाँ पे लगभग मैंने सारी बातें जो हैं वो शेयर कर लिया है। तो कोई भी अगर क्वेश्चंस है नेट जेआरएफ के से, या फिर नेट एलएस के बारे में, या फिर यूजीसी नेट, सीएसआई नेट के बारे में, या फिर और मैं नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।